मेरी कोशिश ये है कि हर व्यक्ति कोशिश करे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी होने की। एक और चेतावनी के रूप में मुझे बात कहनी है कि ये जो बर्बादी आई है हमारे पड़ोसी देशों में, इस बर्बादी को गंभीरता से समझने की जरूरत है। इंडोनेशिया ऐसे ही बर्बाद नहीं हो गया, एक जमाने का एशियन टाइगर था। साउथ कोरिया ऐसे ही बर्बाद नहीं हो गया, एक जमाने का एशियन टाइगर ये भी था। और इंडोनेशिया साउथ कोरिया की तरह से थाईलैंड भी बर्बाद हुआ है। थाईलैंड तो कुछ पहले से ही बर्बाद होना शुरू हुआ है। इन्हीं नीतियों के कारण दक्षिण पूर्व एशिया के देश बर्बाद हुए हैं और इन्हीं नीतियों के कारण लैटिन अमेरिका के देश भी बर्बाद हो चुके हैं। ब्राजील बर्बाद हो चुका, अर्जेंटीना बर्बाद हुआ, चिली बर्बाद हुआ, कोस्टारिका बर्बाद हुआ, कोलंबिया बर्बाद हुआ। इन्हीं आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण, जागतिकरण की नीतियों के कारण अब तक दुनिया के 70 से ज्यादा देश बर्बाद हो चुके हैं। ब्राजील बर्बाद हो चुका, अर्जेंटीना बर्बाद हुआ, चिली बर्बाद हुआ, कोस्टारिका बर्बाद हुआ, कोलंबिया बर्बाद हुआ। इन्हीं आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के कारण, जागतिकरण की नीतियों के कारण अब तक दुनिया के 70 से ज्यादा देश बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए इन सारे देशों की बर्बादी से हमको सबक सीखने की जरूरत है। कहीं हम भी उसी रास्ते पर चलकर ना बर्बाद हो जाएं जिस रास्ते पर ये सारे देश चलकर बर्बाद हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल इंडोनेशिया जैसा आंदोलन हमको इस देश में ना चलाना पड़े, उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम सब लोग इन परिस्थितियों से सजग हों और अपने देश के राजनेताओं को मजबूर करें कि वो इन नीतियों को बदलने की कोशिश करें। एक छोटा सा प्रयास हुआ है शुरू, कस्टम ड्यूटी का बढ़ना पिछले 7-8 वर्षों में, ये एक मैं शुभ संकेत मानता हूं। हिम्मत का काम किया है उन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ा के, क्योंकि मल्टीनेशनल का भयंकर प्रेशर होता है। कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ाने देंगे, उनकी लॉबिंग इतनी जबरदस्त होती है, लेकिन उस लॉबिंग को डिफाई करके उन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश की जनता थोड़ी सी ताकत और लगाए तो कुछ और दूसरी नीतियां भी हो सकती हैं और उन नीतियों का रिफ्लेक्शन हमारे पार्लियामेंट में हो सकता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए मुझे आपसे एक छोटा सा निवेदन करना है कि आपके क्षेत्र के जो एमपी हैं, जो भी है, मुझे मालूम नहीं है कौन है, जो भी आपके क्षेत्र के एमपी हैं जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में, उनके साथ आप इन मुद्दों पर चर्चा करिए और उनसे कहिए कि बजट का जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में हर एमपी को बोलने की छूट मिलती है। तो यहां इंदौर के प्रतिनिधि के माध्यम से आप इन सारे सुझावों को पार्लियामेंट में अंदर ले जाइए। आप चाहें तो कुछ चीजों को मैं लिख कर दे सकता हूं और आप उन चीजों को लिखकर आपके एमपी को दीजिए। थोड़ा उनको अध्ययन जरूर करना पड़ेगा, लेकिन बहुत जरूरी है। मैं जहां भी जा रहा हूं हर जगह के लोगों से यही कह रहा हूं कि आप अपने अपने एमपी के माध्यम से, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से इन प्रश्नों को पार्लियामेंट के अंदर ले जाइए। जितनी ज्यादा बहस इन प्रश्नों पर पार्लियामेंट के अंदर होगी, उतनी ही सरकार को आसानी होगी इस तरह की नीतियां बनाने में और ग्लोबलाइजेशन के रास्ते से भारत को बाहर लाने में। तो वो एक तरह का दबाव काम करता है, एक तरह का प्रेशर ग्रुप बनाने की जरूरत है और तात्कालिक रूप से इस समय ये प्रेशर ग्रुप बहुत जरूरी है। इस देश की आर्थिक समस्याओं का निराकरण अगर हमको करना है, मंदी और इन चीजों को दूर करना है। कई चीजें हैं जो हम चाहें तो इस देश को बाहर लाने में मदद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि राजीव भाई, इतनी भयंकर बर्बादी हो गई है आर्थिक रूप से, अब इस बर्बादी को दूर करने का उपाय क्या है, मंदी को दूर करने का उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय तो यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश की कंपनियां जिंदा रहें और व्यापार तेजी से चले, उद्योग भी तेजी से चले। तो बाहर से आने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी और बढ़ाई जानी चाहिए। 8% ज्यादा नहीं, मेरा मानना है कि 20 से 25% बढ़ा देनी चाहिए, तो भी WTO के प्रेस्क्रिप्शन के नीचे ही रहेगा। और देश के अंदर जो टैक्स लगे हुए हैं, इनको लगातार कम करना होगा, घटाना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी में कटौती लाने की जरूरत है, इनकम टैक्स में कटौती लाने की जरूरत है, सेल्स टैक्स में कटौती लाने की जरूरत है, तमाम तरह के टैक्सेशन में कटौती लाने की जरूरत है। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि भारत सरकार को 5 साल के लिए 0 टैक्स कर देना चाहिए पूरी इकोनॉमी में। 5 साल तक इस देश में कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना इनकम टैक्स लगेगा, ना सेंट्रल एक्साइज लगेगा, ना टोल टैक्स लगेगा, ना ऑक्ट्रॉय टैक्स लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। और ये बात अभी मैंने दिल्ली में भी कही। मेरा अप्रैल के महीने में एक व्याख्यान था, दिल्ली में कुछ एमपीज हैं, उन लोगों के बीच एक बातचीत थी, एक वर्कशॉप जैसा था। मैंने उनसे भी कहा कि पार्लियामेंट के अंदर आप ये डिमांड करिए कि अगर देश को मंदी की हालत से बाहर निकालना है और उद्योगों को बराबर फिर से उस स्थान पर लाना है, खेती को भी आगे बढ़ावा देना है, तो आप देश के अंदर जो टैक्स लग रहे हैं उनको कम करिए। और सबसे पहला मेरा सजेशन है कि इनकम टैक्स पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए अगले 4-5 साल के लिए। तो एक
एक एमपी ने मुझसे पूछा कि राजीव भाई अगर इनकम टैक्स खत्म कर देंगे तो रेवेन्यू का घाटा तो और बढ़ जाएगा, आप वैसे ही चिल्लाते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ रहा, इनकम टैक्स कम करेंगे तो और कम हो जाएगा। मैंने कहा उसको हम पूर्ति करेंगे दूसरे तरीके से। इस बात को समझें पहले कि इनकम टैक्स आता कितना है एक साल में। तो सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कुछ 25,000 करोड़ का आता, लेकिन इस 25,000 करोड़ के इनकम टैक्स में 15,000 करोड़ का इनकम टैक्स सरकारी कंपनियों का है, BHEL का है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का है, NTPC का है, NHPC का है, माने जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं उनका 15,000 करोड़ का है लगभग। तो मतलब क्या है इसका, सरकार एक जेब से पैसा निकाल रही है दूसरी जेब में डाल रही है, ये तो पूरी बेवकूफी है। और ये 15,000 करोड़ का आप सरकारी कंपनियों से वसूल रहे हैं, तो इसमें आपकी ताकत क्या है, इसमें आपकी वाहवाही क्या है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर 25,000 करोड़ में से 15,000 करोड़ सरकारी कंपनियों से वसूल रहा है, तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की प्रशंसा की बात कहां से आती है? तो ये 15,000 करोड़ तो आपको एक दूसरे तरीके से भी मिल सकता है, जो सरकारी कंपनियां आपको चाहेंगे तो दूसरे तरीके से भी दे देंगी। प्रश्न है कि 10,000 करोड़ का आपका प्राइवेट कलेक्शन है इनकम टैक्स का सारे देश में, और ये 10,000 करोड़ का प्राइवेट कलेक्शन करने में भारत सरकार का खर्च कितना होता, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? तो लगभग 3,000 करोड़ रुपया। तो 3,000 करोड़ खर्चा करके 10,000 करोड़ इकट्ठा करते हैं। नेट इनकम कितनी है? 7,000 करोड़ की। तो ये 7,000 करोड़ की नेट इनकम को हम सब्सिडी क्यों नहीं कर दें? हम मान लें कि 7,000 करोड़ की सब्सिडी दे दी, 20-22,000 करोड़ की सब्सिडी है, वो 27-28,000 करोड़ की हो जाएगी, 30,000 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन फायदा क्या होगा? फायदा उसका ये होगा कि जब 7,000 करोड़ का इनकम टैक्स इकट्ठा होता है एक साल में नेट रूप से, तो 1.5 लाख करोड़ का ब्लैक मनी जनरेट होता है मार्केट में। क्या बेवकूफी है? 1.5 लाख करोड़ का ब्लैक मनी पैदा कराते हैं 7,000 करोड़ इकट्ठा करने के लिए। तो ये 7,000 करोड़ इकट्ठा ही ना करें, माने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही बंद हो जाए और इनकम टैक्स का कानून ही खत्म हो जाए, तो क्या होगा? 1.5 लाख करोड़ का ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाएगा। मनी मनी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कभी। हाँ, मनी मनी है, वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। आपने कानून बना दिया तो कुछ मनी ब्लैक हो गया, कुछ मनी व्हाइट हो गया, वो कानून वापस ले लीजिए, सारा मनी व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक रहेगा नहीं। तो जैसे ही आप उस कानून को वापस लेंगे सब मनी व्हाइट हो जाएगा। तो ये 1.5 लाख करोड़ का जो व्हाइट मनी है फिर क्या होगा? मार्केट में आएगा, सर्कुलेशन में आएगा। और 1.5 लाख करोड़ रुपए अगर हमारे मार्केट में आ जाए, सर्कुलेशन में आ जाए, तो मंदी तो एक साल में दूर हो जाएगी। आप इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया, या आपके किसी दोस्त के पास 1 करोड़ रुपया, आप क्या करेंगे उसका? चाटेंगे थोड़ी शहद लगा। वो 1 करोड़ रुपया है, आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, या तो धंधे में लगाएंगे, या तो कारखाना चलाएंगे, या तो दुकान खोलेंगे, या तो व्यापार चलाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और कुछ नहीं करेंगे तो 1 करोड़ रुपया सेविंग्स में तो रखेंगे, और वो सेविंग से भी मार्केट में आ सकता है। मतलब कहने का यह है कि जो भी ब्लॉक मनी है वो सब मार्केट में आएगा, सर्कुलेशन में आएगा। और 1.5 लाख करोड़ का अगर ब्लैक मनी मार्केट में आता है, सर्कुलेशन में आता है एक साल के अंदर, तो 5 साल में जानते हैं कितना आएगा? 7-7.5 लाख करोड़ का। और ये तो कितना होता है? भारत सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन के 7 साल के बराबर है, इतना पैसा है। तो फिर हमको जरूरत क्या है विदेशों से कर्ज मांगने की, कटोरा लेके भीख मांगने की? बस तकलीफ इतनी होगी हमको कि हमारे देश के 3,200 इनकम टैक्स के ऑफिसर बेरोजगार हो जाएंगे, बस इतना ही तो है। इससे ज्यादा क्या तकलीफ होने वाली है? और उनके लिए भी काम है मेरे पास। ये जो 3,200 इनकम टैक्स ऑफिसर बेकार हो जाएंगे, इनको एक एक जोड़ी हल देंगे, खेत में जोतेंगे, अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। और मेरा 100% कन्विक्शन है इस बात पर कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दीजिए, हिंदुस्तान का 70% करप्शन अपने आप कंट्रोल हो जाए। 70% करप्शन इस देश में इनकम टैक्स एक्ट के कारण है। तो करप्शन कम हो जाएगा आपके देश में, और करप्शन कम होगा तो लीगल मनी आपके पास सबसे ज्यादा होगा मार्केट में। एक बात। दूसरी बात एक और फायदे की होगी कि अगर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद हो जाए और ये कानून ही खत्म हो जाए, तो हमारे देश में ब्रेन है टॉप क्वालिटी का, जिनको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहते हैं।
इस सबको मुक्ति मिल जाएगी। हमारे देश में 32,000 चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, 1 लाख के, बी क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, सी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, 1 लाख जिनको मैं बेस्ट ब्रेन मानता हूं इस देश का। वो कर क्या रहे हैं? 1 रुपया इस जेब से उस जेब में, उस जेब से इस जेब में, पूरा साल वही कर रहे हैं कि यहां से इधर कैसे जाए उधर, माने जिसको हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं या शुद्ध भाषा में कहूं तो टैक्स की चोरी कहते हैं, वो उसमें लगे हुए हैं बेचारे। तो उनकी की गई मेहनत, आपको मालूम है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बैठा होगा कितने साल मेहनत की? 5-6 साल से कम नहीं लगता सीए बनने में। आईसीएस बनना आसान है, सीए बनना बहुत मुश्किल काम है इस देश में। तो 5-6 साल की गई मेहनत और बेस्ट क्वालिटी का जो ब्रेन उसमें आया है, वो इस्तेमाल कहां हो रहा है? टैक्स की चोरी करने में। और ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और वो कानून है। ये डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा, कानून नहीं रहेगा, तो ये 32,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश की तरक्की के काम में लग जाएंगे। और ये देश की तरक्की के काम में अगर लग जाएं, तो हम अमेरिका क्या, दुनिया के किसी भी देश की चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इनकम टैक्स खत्म कर देना चाहिए अगर हम चाहें इस देश को बाहर निकालना मंदी से, और इनकम टैक्स पूरा खत्म कर देना चाहिए। इसी तरह से सेंट्रल एक्साइज और जो सेल्स टैक्स या जो और दूसरे टैक्सेस हैं, इनको सारे टैक्स के नेटवर्क को इतना सरल बना दिया जाए कि एक साथ 10-15% का टैक्स ले लो एक बार, उसके बाद छुट्टी। मान लीजिए कोई सामान पैदा हुआ किसी कारखाने में, और ये कारखाने में पैदा हुआ सामान, इस पर आप चाहो तो एक ही बार में, एक ही झटके में 20% टैक्स लगा दो, 25% लगा दो, उसके बाद छुट्टी, कहीं कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आप अगर इसको इतना सरल बना दें तो आपके रेवेन्यू कलेक्शंस भी बढ़ेंगे और एक्साइज की चोरी खत्म हो जाएगी। ये एक्साइज की चोरी का सबसे बड़ा कारण है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है एक्साइज एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में जितने कानून इस समय चल रहे हैं उसमें हाईएस्ट कॉम्प्लिकेटेड कानून है सेंट्रल एक्साइज एक्ट, हिंदुस्तान का, अंग्रेजों का बनाया हुआ। और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कानून कि आप सेंट्रल एक्साइज के किसी कमिश्नर से बात करो, मान लीजिए इंदौर के रीजन के कमिश्नर से एक बात करो, और आप चले जाओ पूना रीजन के कमिश्नर से, तो एक ही कानून को वो 50 तरह से इंटरप्रेट करके आपको समझा देंगे। वो कहेगा मेरा सही है, वो कहेगा मेरा सही है। हो सकता है दोनों गलत हो, हाँ, लेकिन वो दादागिरी ऐसी है कि मैं कह रहा हूं यही ब्रह्म वाक्य है, यही सही है। तो ये सेंट्रल एक्साइज का सारा कॉम्प्लिकेशन खत्म करिए, 10, 15, 20%, 25% जो टैक्स लेना है एक बार में लेके खत्म करिए, उसके बाद कुछ नहीं होगा। एक फायदा और होगा इससे, एक फायदा क्या होगा कि रोज हमारे देश में सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की जो दादागिरी चल रही है वो खत्म हो जाएगी। रात को 12 बजे कौन एक्साइज इंस्पेक्टर आएगा आपकी फैक्ट्री पे ताला डाल देगा आपको नहीं मालूम। और पिछले साल तो ये बहुत हुआ है। पिछले साल सेंट्रल एक्साइज के रेवेन्यू कलेक्शन में जब कमी आई और चिदंबरम ने यह महसूस किया कि मेरा दिया गया बजट पूरी तरह से फेल हो रहा, तो चिदंबरम ने एक नोटिफिकेशन किया एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को कि बाई हुक और बाई क्रुक तुमको टैक्स वसूल करना। तो जो दादागिरी 97-98 में एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिखाई है, वो दादागिरी इस देश में अंग्रेजों ने कभी दिखाई होगी तो दिखाई होगी। आजादी के 50 साल में वैसा तमाशा तो नहीं देखा। मैंने मेरी आंखों से देखा बंबई में, मैं मेरे एक दोस्त के घर में सोया हुआ था, उसकी एक फैक्ट्री वो चलाता है। रात के 1 बजे एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग आए, उसको जगा दिया, कहने लगे चलो फैक्ट्री। वो फैक्ट्री गया, कहने लगे कागजात दिखाओ। सारे कागजात उसने दिखाए, एक भी कहीं कोई चोरी नहीं पकड़ी गई, सारे कागजात उसके बराबर थे। फिर उसका मॉडवेट का कुछ पैसा पड़ा हुआ था, तो उसने कहा मैं मॉडवेट क्लेम करना चाहता हूं। तो वो अधिकारी सामने से कहने लगा कि हम तुमको क्लेम नहीं करने देंगे मॉडवेट। क्यों नहीं करने देंगे भाई? दादागिरी। दादागिरी क्या है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर ने आदेश दिया बाई हुक और बाई क्रुक हमको पैसा वसूलना। तो मैं सोचने लगा और हतप्रभ हो गया कि बंबई में लोग मानते हैं कि गुंडा टैक्स वसूला जाता है। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो गुंडागर्दी इस साल दिखाई है वो किसी भी गुंडे टैक्स से कम, ज्यादा। तो इस तरह की गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, और गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी तो इस देश के व्यापारी और उद्योगपति के दिमाग से टेंशन हट जाएगा। सबसे बड़ा टेंशन है सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट का।
दूसरे नंबर का सबसे बड़ा टेंशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और सबसे बड़ा टेंशन ये सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स का खत्म हो जाए तो हिंदुस्तान का व्यापारी सुकून और चैन के साथ उत्पादन के काम में लग जाएगा। और उत्पादन के काम में इसलिए उसको लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि उत्पादन गिर गया। और मेरा मानना यह है कि इस समय हमारे देश में देश के लिए उत्पादन करके अगर कोई दे रहा है तो उसका प्रमोशन करने की जरूरत है, ना कि उसका हैरेसमेंट करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि यह देश आर्थिक मंदी के माहौल से बाहर निकले तो उसका प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा करने की जरूरत है और उसको तमाम तरह की छूट और सुविधाएं देने की जरूरत है। दुनिया में जिन देशों ने ये तरक्की के सिद्धांत अपनाए हैं उन देशों ने अपनी अपनी आर्थिक मंदी को दूर किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में आर्थिक मंदी आई है, दुनिया में बहुत सारे देशों में आर्थिक मंदी आती रहती है और वो दूर करते रहते हैं। जब जब दुनिया के देशों में आर्थिक मंदी आती है, उदाहरण के लिए 1930 में भयंकर आर्थिक मंदी आई थी पूरे यूरोप और अमेरिकन मार्केट में, उन्होंने अपने आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए थे। हमको जरूरत है इन सारे तरीकों को अपनाने, और इन तरीकों में शायद एक आध काम और ऐसा हो जाएगा कि हमको जब ये प्रक्रिया बहुत सरल करनी पड़ेगी तो इस प्रक्रिया के सरलीकरण में बहुत सारे ऑफिसर्स की हमको जरूरत नहीं होगी, डिपार्टमेंट में कुछ कमी आ जाएगी तो वो आपके लिए भी अच्छा, इस देश के लिए भी अच्छा। क्योंकि जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो खाते तक पूरा पहुंचता नहीं है, बहुत ज्यादा तो इधर से उधर जेब में बट जाता है और घूम जाता है, वो देश के विकास के काम में कभी नहीं लगता। तो मेरा अपना मानना यह है, और इसके लिए दबाव बनाने की जरूरत है सरकार के ऊपर। आप ये कह रहे हैं ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल इतना टाइट है इस देश की इकोनॉमी पर, इस देश की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर, कि वो आसानी से अपने को छोड़ेंगे नहीं। वो छुड़ाने के लिए आपको मजबूर करना पड़ेगा सरकारों को और इस देश की ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को। ऐसे ही एक तीसरा उसमें और रास्ता है कि हम अगर ये टैक्सेशन के नेटवर्क को सरल कर दें, मेरा अपना मानना तो यह है कि 5 साल के लिए जीरो टैक्स कर देना चाहिए। 5 साल ना एक्साइज लगाने की जरूरत है, ना सेंट्रल कोई भी टैक्स, ना इनडायरेक्ट ना डायरेक्ट कोई टैक्स नहीं। तो आप पूछेंगे राजीव भाई ये 5 साल में टैक्स नहीं लेंगे तो सरकार का खर्च कैसे चलेगा? सरकार का खर्च चलाने के लिए मैंने आपको बताया कि सरकारी खर्चों में भयंकर कटौती लाने की जरूरत है। पहला काम तो ये करना, और सरकारी खर्चों में अगर कटौती आ जाए, 50% कटौती बहुत आसानी से आ सकती है, क्योंकि ये जो 5th पे कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई है इसको अगर हम विड्रॉ कर लें तो सरकारी खर्चे में कटौती आएगी। और हमने जो कर्जे ले रखे हैं दूसरे देशों से उनके नेगोशिएशन करने की जरूरत है, जैसे नेगोशिएशन ब्राजील की सरकार ने किए। ब्राजील की सरकार ने अभी रीनेगोशिएट किया है अमेरिका में, वर्ल्ड बैंक और IMF के ऑफिसर से, और उनका यह कहना है कि हमने जब आपसे कर्ज लिया था तो $1 = 1 क्रूजर था, जो ब्राजील की नेशनल करेंसी है। अभी हम उसका ब्याज चुकाएंगे और कर्ज हम आपको चुकाएंगे तो $1 1 क्रूजर के हिसाब से ही चुकाएंगे। हम इस हिसाब से नहीं चुकाएंगे कि हमारी करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया और हम आपको ज्यादा चुकाते रहे। तो ये उन्होंने सेटलमेंट किया, और ये सेटलमेंट IMF को मानना पड़ा, वर्ल्ड बैंक को भी मानना पड़ा। अगर ब्राजील की सरकार ये सेटलमेंट कर सकती है तो भारत की सरकार को भी ये सेटलमेंट करने की जरूरत है। और मैंने उद्योग मंत्री को एक ड्राफ्ट भेजा था, मैं जब दिल्ली गया था, मैं मुलाकात भी उनसे की थी। मैंने उनको कहा था कि अगर हम निगोशिएट करें फिर से और अपने सेटलमेंट करने के लिए बैठे तो मेरा अपना मानना है, कैलकुलेशंस मेरे ये हैं कि $1 का हिसाब 7.5-8 रुपए का बैठेगा, इससे ज्यादा नहीं बैठेगा। ये जो $1 42 रुपए है ये हाईली इन्फ्लेटेड है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर ये मार्केट फोर्सेस के कैलकुलेशन से बाहर आए, अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, वो पैमाने के आधार पर अगर हम कैलकुलेशन करें तो $1 7.5-8 रुपए के हिसाब से बैठेगा। और अगर $1 7.5-8 रुपए के हिसाब से बैठेगा तो फॉरेन इंटरेस्ट पेमेंट हमारे ड्रास्टिकली कट हो जाएंगे, भयंकर तेजी से कम हो जाएंगे, तो सरकारी खर्चे में भयंकर कटौती आ जाएगी। ये एक रास्ता है।